हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 बाय क्लासेस। तो क्वाड्रिलेटरल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ देखिए रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर के ऊपर बच्चों क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। वहाँ पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। करेक्ट। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, देखिए हर एक चैप्टर को पढ़ाया हुआ है डिटेल में, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। करेक्ट। तो अगर किसी चैप्टर का लिंक आपको नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7503644171। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप यहाँ पे करिए, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। इसके अलावा बच्चों, अगर आप बहुत सारे गार्जियंस और बच्चे पूछते हैं कि भाई ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, क्लासेस लेनी है, तब भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके लाइव ट्यूशन के बारे में क्वेरी कर सकते हैं। भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर बच्चों चलिए देखिए आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से पहले प्लीज मेक श्योर कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं आपने वो देखे हो, है ना, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है क्वेश्चंस में, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए बोल रहा है द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, कुछ इस तरीके से आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके टोटल 4 साइड्स होंगे। करेक्ट। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ओके। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के जो मिड पॉइंट्स हैं उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे। करेक्ट। सो ये देखिए, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आज आ रही होगी, अभी मेरे पास टाइम था तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो इसके बगल में जो क्लासरूम है वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो ए बी का मिड पॉइंट है, मान लीजिए कि पी, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट है, मान लीजिए क्यू, और सी डी का मिड पॉइंट है आर, और इसी तरीके से ए डी का जो मिड पॉइंट है वो है एस। तो ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, करेक्ट, इसके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, यानी कि पी क्यू आर एस को अगर हम ऑर्डर में ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है, यानी कि वो बात कर रहा है किसकी? पी क्यू आर एस की, ठीक है ना। पी क्यू आर एस जो अंदर बन रहा है वो उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन पढ़िए। द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी टेकन इन ऑर्डर इज अ स्क्वायर ओनली इफ, मतलब ये जो अंदर पी क्यू आर एस बन रहा है ये स्क्वायर हो जाए, इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है ना। ये स्क्वायर हो जाए, पी क्यू आर एस स्क्वायर हो जाए, इसकी क्या कंडीशन है? तो देखिए मैं आपको फटाफट इसको समझाता हूँ। देखो पी क्यू आर एस स्क्वायर तो तब होगा ना जब चारों के चारों साइड इक्वल हो जाए, यानी कि पी क्यू का लेंथ, क्यू आर का लेंथ, आर एस का लेंथ और पी एस का लेंथ आपस में इक्वल हो जाए और इसका ईच एंगल 90 हो जाए। करेक्ट स्टूडेंट्स। यानी कि हमको रिजल्ट आना चाहिए पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू पी एस। एक तो ये रिजल्ट चाहिए कि ऑल द साइड्स इक्वल हो जाए, और दूसरा एंगल पी भी 90 हो जाए, क्यू 90, आर 90, एस 90। करेक्ट। एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एस। करेक्ट। तो ये ईच अगर 90 हो जाए बच्चों, तो ये जो पी क्यू आर एस है ये स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से। देखिए ये पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, ये जो ए बी सी डी बाहर बना हुआ है ये क्या होना चाहिए, वो ऐसा पूछ रहा है कि ए बी सी डी रोम्बस होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से। देखो अगर ए बी सी डी रोम्बस हो गया बच्चों, अगर ए बी सी डी रोम्बस हो गया, सुन लो, मैं यहाँ पे भी आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से चेक कर लीजिए। देखिए ए बी सी डी, करेक्ट, ये हो गया हमारे पास, ये देखिए ये हो गया हमारे पास यहाँ पर पी क्यू आर एस। देखो बच्चों अगर ए बी सी डी रोम्बस हो गया तो रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट तो करते हैं, हमें पता है भाई। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो। देखो ए सी और बी डी जो होगा आपका, ए सी और बी डी ये पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट तो करेंगे, यानी कि यहाँ पे ओ सी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, बाइसेक्ट भी करेगा और राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट
राइट एंगल, बस इतना ही, बस इतना ही। लेकिन रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, सुनिए ध्यान से, यानी कि AC और BD का लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगा। AC इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, BD। अब सुनो ध्यान से, देखो देखो बच्चों ध्यान से चेक करेंगे। देखिए आपको बताया हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी कि अगर हम यहाँ पे M ले लें, करेक्ट, और यहाँ पर अगर हम N ले लें और ये वाला पॉइंट है O, सो MQNO क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। कैसे हो जाता है चेक करो, क्योंकि बच्चों देखो अगर हम ट्राइंगल ABC में देखें तो ये PQ पैरेलल होगा किसके, AC के, ये सुनो मिड पॉइंट थ्योरम से, PQ इज पैरेलल टू AC। क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, तो ट्राइंगल ABC में अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो PQ इज पैरेलल टू व्हाट, AC। तो अगर PQ AC के पैरेलल है तो PQ का पार्ट MQ, AC के पार्ट ON के पैरेलल होगा। इस तरीके से MQ पैरेलल ON हो जाएगा, तो MQ पैरेलल ON हो जाता है। इसी तरीके से ट्राइंगल BCD में देखिए, BC का मिड पॉइंट Q है और DC का मिड पॉइंट क्या है, R है। सो QR इज पैरेलल टू व्हाट, BD, मिड पॉइंट थ्योरम से, करेक्ट। तो अगर आपका QR पैरेलल है किसके, BD के, सो QR का जो पार्ट है यानी कि QN, क्योंकि QR इज पैरेलल टू दिस, QR इज पैरेलल टू BD, सो हम यहाँ से बोल सकते हैं QR का जो पार्ट है यानी कि QN इज पैरेलल टू व्हाट, दिस QN इज पैरेलल टू MO। यस और नो, करेक्ट। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको क्या कि MQ इज पैरेलल टू ON, this MQ is parallel to ON and this QN is parallel to MO, this QN is parallel to what, MO। तो MQNO एक पैरेललोग्राम बन जाता है यहाँ से, MQNO is a parallelogram। MQNO अगर पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सुनो, अगर ये 90 है और ये वाला एंगल 90 क्यों है, क्योंकि ABCD को अगर हम रोम्बस मान के चल रहे हैं तो रोम्बस के डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AC और BD पॉइंट O पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल अगर 90 है और MQNO अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, करेक्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से हमने एंगल Q को क्या दिखा दिया, हमने 90 दिखा दिया। सिमिलरली यहाँ से देखिए ये अगर 90 है तो ये वाला जो आपको कोऑर्डिनेटर दिख रहा है छोटा वाला, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम, इसको दिखाने के बाद इसको 90 कर देंगे। इसी तरीके से इसको देखिए, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये भी 90, और ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये भी 90। यानी कि जो अंदर आपको कोऑर्डिनेटर दिख रहा है PQRS, ये क्या बन जाएगा, ये एक ऐसा कोऑर्डिनेटर बन जाएगा जिसका हर एक एंगल कितना है, 90 है। यानी कि ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी कि एंगल P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQRS 90। लेकिन क्या इसके हर एक साइड, ईच साइड इक्वल आ जाएगा, चेक करो, यानी कि PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू SR इज इक्वल्स टू PS। क्या ये आपस में इक्वल आ जाएगा, जवाब है नहीं, क्योंकि ध्यान से बच्चों चेक करो, ये जो PQ होगा, ठीक, ये AC के पैरेलल भी होगा और हाफ ऑफ AC होगा। तो ये ध्यान से चेक करिए, PQ कौन सा ट्राइंगल में देख रहे हो, ABC में देखिए, ABC में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है। AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। सो PQ इज हाफ ऑफ AC एज वेल एज PQ is half of AC as well as PQ is parallel to AC। इसी तरीके से ट्राइंगल ADC में देखिए, ये जो S है ये मिड पॉइंट है AD का और R है मिड पॉइंट DC का, यानी कि SR इज हाफ ऑफ AC हो जाएगा, यानी कि PQ और SR दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है और SR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, करेक्ट। सो PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। एक तो ये रिजल्ट आया। इसी तरीके से ट्राइंगल ABD में देखिए, AB का मिड पॉइंट P है, AD का मिड पॉइंट S है, सो SP इज हाफ ऑफ BD। इसी तरीके से ट्राइंगल BCD में देखिए, BC का मिड पॉइंट Q है और DC का मिड पॉइंट क्या है, R है, सो QR इज हाफ ऑफ BD, यानी कि SP और QR इक्वल हो जाएंगे हाफ ऑफ BD के। अब यहाँ से आप देख सकते हो, देखो PQ SR हाफ ऑफ AC के इक्वल है और SP और QR हाफ ऑफ BD के इक्वल है। बट मैंने क्या बोला है, मैंने आपको बोला कि भाई AC BD के इक्वल नहीं है, और अगर AC BD के इक्वल नहीं है तो PQ SR SP और QR आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चेक करो, एक तो ये वाला रिलेशन है ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ठीक है। PQ SR इक्वल है लेकिन हाफ ऑफ AC के इक्वल है, SP और QR हाफ ऑफ BD के इक्वल है। जब डायगोनल इक्वल नहीं है, रोम्बस ABCD के डायगोनल ही इक्वल नहीं होते, यानी कि AC BD के इक्वल नहीं है, तो आपकी जो साइड है PQ SR SP QR ये आपस में इक्वल नहीं हो सकती। अगर AC BD के इक्वल हो गया होता, सोचो, अगर AC BD के इक्वल हो गया होता तो हम बोलते भाई PQ SR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है और SP और QR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि BD की जगह हम AC लिख देते, करेक्ट। तो ये चीज़ है, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या कर गया, ABCD रोम्बस नहीं हो सकता है। क्यों, ABCD अगर रोम्बस हो जाएगा तो अंदर ये जो बन रहा है, ठीक है ना, ये
इसके हर एक एंगल 90 हो जाएगा। जो अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, इसका हर एक एंगल 90 तो हो जाएगा, लेकिन इसकी हर एक साइड यानी कि PQ, QR, SR और PS ये आपस में इक्वल नहीं हो पा रही, यानी कि अंदर रेक्टेंगल तो बन सकता है लेकिन अंदर स्क्वायर बनने की संभावना कम लग रही है। ओके, सो ऑप्शन ए आपका चला गया। ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल। सुन लो ध्यान से, डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, डायगोनल्स ABCD के अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा। सोचो, अगर डायगोनल इक्वल हो जाए ABCD के, यानी कि यहां से देखिए, ये देखिए BD और AC का लेंथ इक्वल हो गया, तो प्रॉब्लम पता है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि PQRS रोम्बस बन जाएगा। एक चेक कर लो, PQRS रोम्बस बन जाएगा। कैसे सर? अरे भाई चेक करो ना, देखो ये PQ SR के इक्वल हो जाएगा, मैंने बताया था PQ SR के इक्वल होगा, दोनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल होंगे, करेक्ट। इसी तरीके से SP और QR आपस में इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों ही हाफ ऑफ BD के इक्वल हो जाएंगे। चेक करिए स्टूडेंट्स, और AC और BD आपस में इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते होंगे यहाँ पर क्या कि PQ इज इक्वल्स टू SR इज इक्वल्स टू SP इज इक्वल्स टू QR। मतलब PQ, QR, SP और SR सब आपस में इक्वल हो गए, तो PQRS रोम्बस के लिए तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंगल P को आप 90 नहीं दिखा पाओगे किसी तरीके से, Q को भी 90 नहीं दिखा पाओगे। क्यों सर? क्योंकि AC और BD बस इक्वल है ना, बस इक्वल है, ओनली इक्वल है। ओके, तो AC और BD ये दोनों डायगोनल का लेंथ आपस में इक्वल है, ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। सुन लो, यहाँ पे अगर राइट एंगल पे ये मतलब एक दूसरे के साथ अगर राइट एंगल यहाँ बना रहे होते तब तो आपको यहाँ पे 90 मिलता और Q 90 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे 90 हो जाता है S, क्योंकि यहाँ पे 90 होता, सही ना, यहाँ पे 90 होता तो P 90 हो जाता, यहाँ पे 90 होता तो R 90 हो जाता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो डायगोनल का लेंथ अगर केवल इक्वल है, ओनली इक्वल है, और डायगोनल्स अगर राइट एंगल नहीं बना रहे एक दूसरे के साथ, यानी कि डायगोनल अगर परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपको यहाँ पे 90 नहीं मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे 90 नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो आपको एंगल PQRS 90 नहीं मिलेंगे, जिससे कि PQRS स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ओनली ये रोम्बस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस टाइम ये रोम्बस तो बन रहा है लेकिन स्क्वायर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है क्या कि देखो डायगोनल इक्वल भी होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डायगोनल इक्वल होने से क्या होता है, मैंने आपको दिखाया था अभी। अच्छा, यहाँ पे तो रोम्बस के बारे में बात किया था, कोई बात नहीं। सुनो, आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि डायगोनल इक्वल भी होने चाहिए, ठीक है, डायगोनल इक्वल भी होने चाहिए और परपेंडिकुलर भी होने चाहिए एक दूसरे के साथ, करेक्ट। तो चेक करो, थर्ड ऑप्शन में यही दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। अब आप चेक कर लो, अगर इक्वल है कौन, AC और BD, देखो AC और BD अगर इक्वल आ गए तो इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि भाई AC BD के इक्वल है, सो PQ SR SP QR सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो चारों साइड से इक्वल हो जाएंगी। और AC और BD अगर परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 90 भी बना रहे हैं, तो आप समझदार हो, ठीक है। ये देखिए एक पैरेललोग्राम ऐसा बन जाएगा, ये जैसे वहाँ पे बताया था, ठीक है ना। सो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, करेक्ट। इधर से ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, इधर से ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, इधर से ये 90 तो ये कोई जितने भी छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, पैरेललोग्राम है, करेक्ट। ओके, तो ये चीज़ है, तो इसका हर एक एंगल 90 भी हो जाएगा, यानी कि PQRS 90 भी हो जाएंगे, और PQ का लेंथ, QR का लेंथ, SR का लेंथ और SP का लेंथ आपस में इक्वल भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन सी की हेल्प से PQ, QR, SR और PS आपस में इक्वल हो जाएंगे और हर एक एंगल इसका 90 हो जाएगा, यानी कि PQRS क्वालिफाई कर जाएगा किसके लिए, स्क्वायर के लिए, करेक्ट। नाउ डी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ABCD आर परपेंडिकुलर। सुनो ध्यान से, अगर डायगोनल्स ओनली परपेंडिकुलर हो जाए और इक्वल ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या आपको एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S ये तो 90 मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ठीक है। तो PQRS 90 हो जाएंगे, लेकिन PQ का लेंथ SR के इक्वल रह जाएगा और QR का लेंथ SP के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ओनली परपेंडिकुलर है, इक्वल नहीं है, यानी कि AC और BD आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि PQ, SR, SP, QR का लेंथ आपस में इक्वल नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगर डायगोनल्स केवल परपेंडिकुलर है तब तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि PQ SR के इक्वल हो जाएगा और QR PS के इक्वल हो जाएगा, बस चारों आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि AC BD के इक्वल नहीं, यानी कि डायगोनल्स इक्वल नहीं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और, मैंने बहुत जल्दी इसलिए बताया बच्चों, शायद ये वीडियो आप यूट्यूब पे कहीं पे देख रहे हो, ठीक है। सुनो, NCERT एग्जाम्पलर 8.1 को बच्चों अच्छे से फॉलो करो, तब ये बातें समझ में आएंगी। जिन बच्चों ने शुरू से फॉलो किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ये बातें करी जाती है कि कभी मिड पॉइंट को मिला दिया, बीच में क्वाड्रिलेटरल बना, कभी एंगल बाइसेक्टर, तो इस पे बेस कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, करेक्ट स्टूडेंट। तो अगर आप शुरू से देखोगे तो इसको पक्का आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। और देखने के बाद क्या करना है आपने,
देखने के बाद आपको अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक लेनी है और पेंसिल से उसमें ऑप्शन को टिक कर लेना है, ठीक है। और बार बार फिगर्स को बनाकर, जो भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं, बार बार उनके फिगर्स को बनाकर बार बार रिजल्ट को याद करने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो तो एमसीक्यू टाइप ही आएगा, है ना, तो आपको सीधे रिजल्ट पे टिक लगाना होगा वहां पर। ये वीडियो लेंदी इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तो जिन बच्चों ने शुरू से सारी चीज़ें देखी होंगी उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, ओके। तो प्लीज़ 8.1 वाला जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जो 8.1 वाला एक्सरसाइज है उसको आप शुरू से फॉलो करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ये देखिए एक आपके पास पैरेललोग्राम है ABCD, करेक्ट, यानी कि AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. So the diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at the point O. So this is diagonal AC, okay, and this is diagonal BD. They intersect each other at point O. So at this point, correct. If angle DAC is 32 degree, now students, angle DAC, this angle is what? 32 degree, and angle AOB is 70 degree. So this is point O, and this angle is what? 70 degree. Then angle DBC, the value of angle DBC, correct. So DBC, ये वाला एंगल स्टूडेंट्स आपको बताना है, this angle, ये वाला एंगल DBC, correct. Now अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखें बच्चों, so this AD is parallel to BC. Look here, this AD is parallel to BC like this, okay. Now this is a transversal line, so AC is a transversal line here, okay. This AC is a transversal line, so this angle is 32 degree. If this angle is 32 degree, so this angle means this angle, okay. This is also what? 32 degree, alternate interior angle. So this is 32, so this is also what? 32 degree, correct, alternate interior angle. उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल OBC में आप ध्यान से चेक करो, ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो क्या? यस, कैसे? AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, सो लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट से ये अगर 70 है, सो ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, करेक्ट। नाउ इन ट्राइंगल OBC, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्राइंगल OBC, सो इन ट्राइंगल OBC दिस इज 110 डिग्री, सो 110 डिग्री एंड प्लस दिस इज 32 डिग्री, सो 32 डिग्री एंड प्लस दिस एंगल इज एंगल DBC, करेक्ट। इसको, ये वाले एंगल को आप OBC बोलो या फिर DBC बोलो, बात क्या है, सेम है, करेक्ट। तो मैं इसको DBC बोल रहा हूं अभी, सो एंगल DBC, दिस एंगल प्लस एंगल दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। नाउ 32 प्लस 110 विल बिकम 142 डिग्री एंड प्लस एंगल DBC is equals to 180 डिग्री, सो 142 राइट में जाएगा, सो एंगल DBC is equals to 180 minus 142, so it will come 10 minus 2 is 8 and 7 minus 4 is 3, 38 डिग्री, करेक्ट। सो एंगल DBC कितना आ जाएगा? 38 डिग्री, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम, ओके। पैरेललोग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और कौन सा करेक्ट है उस पर हम गलती से टिक लगा देते हैं, यानी कि जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन हमने पढ़ा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने सोचा अरे भाई ये तो करेक्ट है तो उस पर टिक, नहीं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा विच इज नॉट ट्रू, तो ध्यान दीजिएगा, विच इज नॉट ट्रू। नाउ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं लेंगे हम, क्योंकि जो ट्रू नहीं है उस पर टिक लगाना है, करेक्ट। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है बच्चों इस तरीके से, ये देखिए ABCD कोई पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस सर, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, हमें पता है। AB इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा एंड AD इज इक्वल्स टू BC, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ये ट्रू है। विच इज नॉट ट्रू वो हमें बताना है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यस सर, एंगल A C के इक्वल हो जाएगा, एंगल B आपका एंगल D के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी नहीं होगा, ठीक। उसके बाद ऑप्शन C, ऑपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, ओके। तो बच्चों देखिए, अगर हमने, देखिए ये वाला ऑपोजिट एंगल है, मींस ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, एंगल A C के ऑपोजिट है, तो अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर दें, ये इस तरीके से अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर दें, करेक्ट, तो बच्चों क्या ये जो डायगोनल है ये एंगल A को क्या बाइसेक्ट कर देगा, ऐसा है? तो जवाब है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सुनिए,
स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो ऐसा हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। देखिए जो आपका स्क्वायर होता है ना, इस तरीके से स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए ये स्क्वायर है आपका, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका रेक्टेंगल है। आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है और जो रेक्टेंगल होता है वो भी पैरेललोग्राम होता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए 90, ये 90 होता है, तो यहाँ से जो डायगोनल आता है वो इसको 45 में कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। 45 यहाँ पे हो जाएगा, रेक्टेंगल में भी इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक। यहाँ से जो डायगोनल आएगा वो एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। बट उसने दुनिया भर के तमाम पैरेललोग्राम के बारे में पूछा है, उसने नाम तो नहीं लिया ना स्क्वायर और रेक्टेंगल का, करेक्ट। तो आपको जनरल वे में बात करनी है। तो जनरली अगर हमने कोई पैरेललोग्राम ले लिया है तो क्या उसमें बच्चों ये जो डायगोनल होता है क्या ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है? जवाब है नहीं। कैसे? आइए दिखाते हैं आपको। बच्चों ध्यान से चेक करो, क्या कि यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला सबसे पहले कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, ऑपोजिट एंगल इक्वल है। यस सर। अब सुनो, अगर हम ये वाला एंगल इतना ओनली दिस एंगल मीन्स एंगल DAC, अगर हम इसको x अज्यूम कर लें तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये देखिए यहाँ पे भी ये x हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए ये वाले पोर्शन को अगर हम y अज्यूम कर लें, क्यों सर? अरे भाई अगर ये x है तो जरूरी थोड़ी ना कि ये भी x हो, ठीक है ना। तो ये अगर y है तो ये भी देखिए यहाँ पर y है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एंगल A की वैल्यू कितनी है, एंगल A की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई। ये जस्ट एक छोटा सा फील है, फील मैं आपको दे रहा हूँ। एंगल C भी कितना है, x प्लस वाई, सही है। तो A की भी वैल्यू x प्लस वाई है, C की भी वैल्यू x प्लस वाई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि x इज इक्वल टू वाई है, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाए y। भाई क्या पता x और y की वैल्यू अलग अलग हो, करेक्ट। तो ये जो एंगल का पोर्शन है इतना, ये इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। होता कब है? जब आपका पैरेललोग्राम रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है, ठीक, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। तो ये x y के इक्वल जरूरी नहीं कि हो जाए, और अगर x y के इक्वल नहीं है तो ये जो डायगोनल है क्या ये ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? नो, ठीक। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ऑप्शन सी यहां पर ट्रू नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। नाउ ऑप्शन डी देखते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? यस, हमने पढ़ा है। ये देखिए AC डायगोनल है और इसी तरीके से BD डायगोनल है, ये एक दूसरे को पॉइंट O पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OA का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? OC के। दिस OA इज इक्वल्स टू व्हाट? OC। और इसी तरीके से OB इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस OB इज इक्वल्स टू व्हाट? OD। ओके, तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB and AC ऑफ ट्राइंगल ABC, ओके, रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC। सो एक ट्राइंगल है हमारे पास इस तरीके से, ट्राइंगल, 1 सेकेंड यार, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB and AC ऑफ ट्राइंगल ABC, ओके। सो देयर इज अ ट्राइंगल ABC लाइक दिस, ओके। सो ट्राइंगल ABC है आपके पास, एंड बोल रहा है आपको D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB and AC रेस्पेक्टिवली। AB का मिड पॉइंट क्या है? D है, करेक्ट। AC का मिड पॉइंट क्या है? E है, करेक्ट। यानी कि यहां से आपको एक बात पता चल रही है क्या, कि AD इज इक्वल्स टू BD। भाई D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो BD इज इक्वल्स टू AD। सो BD इज इक्वल्स टू AD एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो CE इज इक्वल्स टू AE, मीन्स AE इज इक्वल्स टू व्हाट? CE। दिस AE is equals to CE। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहे हैं if DE is produced to F, मतलब ये देखिए DE को कहां तक प्रोड्यूस किया उसने? पॉइंट F तक। टू प्रूव दैट CF is, ये देखिए ये रहा आपका CF। टू प्रूव दैट CF is, ध्यान दें स्टूडेंट्स, टू प्रूव दैट CF is equal and parallel to DA। ये जो CF है वो DA के इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो इसके लिए कौन सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए क्वेश्चन में, ये आपको बताना है, करेक्ट। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो CF को AD के इक्वल भी कराना चाहते हैं, CF इज इक्वल्स टू AD नंबर 1, और वो CF को AD के पैरेलल भी कराना चाहते हैं, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, दिस CF इज इक्वल एंड पैरेलल टू व्हाट? AD। ये काम वो आपसे करवाना चाहते हैं। कह रहा वी नीड एन एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इसके लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से चेक करिए कि अगर किसी तरीके से बच्चों आप ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, देखिए यहाँ पे मैं ऐसा निशान क्यों लगा रहा हूँ ये अभी आपको पता चलेगा, रुक जाइए। ए करस्पॉन्ड टू C एंड दिस D करस्पॉन्ड टू F, ओके। सो दिस D करस्पॉन्ड टू F एंड E करस्पॉन्ड टू E, E करस्पॉन्ड टू E। सुनो,
ध्यान से देखो, अगर आपको किसी तरीके से पता चल जाए भाई कि ट्राइंगल ADE, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, अगर आपको किसी तरीके से पता चल जाए कि ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रेंट व्हाट, ADE इज कॉन्ग्रेंट टू CFE, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CFE, ओके। सो ट्राइंगल ADE अगर कॉन्ग्रेंट हो जाए किसके, CFE के, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो भाई आप CPCT लगा दोगे, है ना। तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, सोचो, बाय CPCT चेक करिए, AD का लेंथ, ये देखिए AD का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, CF के, करेक्ट। तो यहां से AD इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। और उसके बाद अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल DAE, ओके, एंगल DAE इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू एंगल DAE इज इक्वल्स टू FCE, इज इक्वल्स टू एंगल FCE आ जाएगा, चेक कर लो, DAE इज इक्वल्स टू FCE आ जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, कैसे, CPCT से, करेक्ट। और ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल आ गया बच्चों, ठीक है ना, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल आ गया, करेक्ट, तो आप क्लियरली देख लो, ये देखिए, ये AB, ये रहा आपका AB, यहां कहीं ये पॉइंट D, करेक्ट, और ये रहा आपका FC, कुछ इस तरीके से, ये रहा आपका FC। क्या मैंने बोला अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया बच्चों, तो जब आप AC को ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि पक्का क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू FC, ओके। तो यहां से पक्का क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू व्हाट, FC हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल आ गया, सो AB इज पैरेलल टू व्हाट, FC, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बना रहे हैं, करेक्ट। नाउ अगर AD पैरेलल FC आ गया, अगर AD पैरेलल FC आ गया बच्चों, तो AD का जो पोर्शन है, यानी कि आई एम वेरी सॉरी, अगर AB FC के पैरेलल आ गया, चेक कर लो, अगर AB FC के पैरेलल आ गया, सो AB का जो पोर्शन है, यानी कि AD भी FC के पैरेलल हो जाएगा, ओके। सो यहां से AD भी FC के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि बच्चों अगर आपको AD को FC के पैरेलल करना है, या FC को AD के पैरेलल करना है, इसके FC को AD के पैरेलल करना है, और FC को AD के इक्वल भी करना है, करेक्ट, यही उन्होंने पूछा था, FC बोलो CF बोलो, बात क्या है सेम है, CD इज इक्वल एंड पैरेलल टू DA, यही बोला है उसने, ये जो CF है ये DA बोलो AD बोलो, बात क्या सेम है, ठीक है। सो CF को आपको DA के इक्वल भी करना है, और CF को DA के पैरेलल भी करना है। तो ये कंडीशन होने के लिए आपको कुछ भी करके ये करना पड़ेगा, यानी कि ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रेंट व्हाट, ट्राइंगल CFE। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर आपके कॉन्ग्रेंट हो जाए तो बात आपकी बन जाएगी, सही है। अब सुनिए, आपको यहां पर जितनी भी कंडीशंस दी हुई हैं, इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी हेल्प से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन, क्या DAE इज इक्वल टू EFC अगर हो जाए तो सोचो, DAE कहां गया, DAE, ये देखिए ये वाला एंगल कह रहा है कि अगर EFC के इक्वल हो जाए, EFC के इक्वल हो जाए, कोई फायदा है क्या, सोचो जरा, कोई फायदा है क्या, हाँ, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, और E मिड पॉइंट है किसका, AC का, सो AE का जो लेंथ है वो EC के इक्वल हो जाएगा। अब चेक करो, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो यहां से आप देख सकते हो क्या, DAE इज इक्वल्स टू व्हाट, EFC, है ना। तो यहां से हो जाएगा क्या, देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक, एंगल सही, ओके। तो स्टूडेंट्स कुछ भी करके आपको ट्राइंगल ADE को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा ट्राइंगल CFE के। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सी कंडीशन है जिसकी हेल्प से ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रेंट हो जाए किसके, ट्राइंगल CFE के, ओके। सो कौन सी कंडीशन है देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन है या इंफॉर्मेशन है, DAE इज इक्वल टू EFC, यानी कौन कौन से एंगल इक्वल दिए, DAE, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल दिया है किसके, EFC के। सो EFC के, देखो बच्चों क्या इससे कोई फायदा है आपका, सुनो मेरी बात ध्यान से, E मिड पॉइंट किसका है, AC का, यानी कि AE की जो लेंथ है वो EC के इक्वल है, चेक करो, AE की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है,
EC के। सो ध्यान से चेक करो बच्चों, ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट। बच्चों ऊपर वाले ट्रायंगल में तो आप देखो एंगल साइड एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल साइड एंगल बन रहा है, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल नहीं बन रहा है। ओके, ये देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है। अब बच्चे बोलेंगे सर नीचे वाले में भी तो देखो ना दो एंगल आ रहे हैं और एक साइड आ रही है, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल। नहीं सुनो, नीचे वाले में क्या प्रॉब्लम है कि जो साइड है वो एंगल के बीच में इंक्लूडेड नहीं है बच्चों। जो इक्वल साइड होती है ना, एंगल साइड एंगल तभी लगेगा जब इक्वल साइड जो होती है, देखो AE किसके इक्वल है, CE के, सही है। तो इक्वल साइड्स एंगल्स के बीच में इंक्लूड होनी चाहिए। कौन से एंगल्स के बीच में, जो एंगल आपस में इक्वल है। तो देखो एंगल A किसके इक्वल है, F के, करेक्ट, और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट से इसके इक्वल है। तो अगर 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 बच्चों AE की लेंथ किसके इक्वल होती, FE के, अगर ऐसा होता ये AE की लेंथ किसके इक्वल हो जाती, FE के, तब तो आप इन दोनों ट्रायंगल में क्या लगा देते, एंगल साइड एंगल, और देख लो एंगल साइड एंगल, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते। लेकिन बच्चों अभी तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि AE का लेंथ आपका FE के इक्वल है। सो ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। ये इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, ठीक है, आपकी बात नहीं बन पाई। बल्कि इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन तो ये है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रहा है वो, ठीक, ये वर्टिकल अपोजिट से मैंने इक्वल कर दिए, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। तो AE का लेंथ किसके इक्वल है, CE के, करेक्ट। तो एंगल साइड एंगल तो नहीं लग पा रहा है, दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप नीचे देखोगे तो एंगल साइड लगेगा, लेकिन ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर एंगल साइड एंगल लग रहा है, ठीक, तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है कि अगर हम एंगल DAE को किसके इक्वल अज्यूम करें, EFC के, तो बात आपकी नहीं बनेगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे। दूसरा देखिए, अगर हम AE को EF के इक्वल अज्यूम करें, AE को हम किसके इक्वल अज्यूम करें, EF के, ये देखिए, ठीक। तो सुनो ध्यान से, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब तो हो गया ना AE इज इक्वल्स टू EF। भाई सुनो, इस टाइम आपको कोई ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जा रहा है, बात समझे ना। एक एक ऑप्शन लेके करोगे ना। तो इस बार अब मैं सेकंड ऑप्शन को आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए 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 देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या है, जितना दिया है बस उतनी ही बात आप सोच के तब काम करोगे अपना, ठीक है ना। AE इज इक्वल्स टू EF दिया हुआ है। सो AE इज इक्वल्स टू क्या दिया है उसने, EF। अब क्या दोनों ट्रायंगल इसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कभी भी नहीं। कैसे, ध्यान से चेक करो, देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला एंगल आप इसके इक्वल कर दोगे वर्टिकली ऑपोजिट से। अब कुछ कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है दोनों ट्रायंगल में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिल रही। कैसे भाई, AE इक्वल है किसके, EF के, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बस वर्टिकली ऑपोजिट से। कुछ नहीं कर पाओगे, क्यों, एक साइड मिली एक एंगल मिला, तो केवल साइड मिला एंगल मिला, कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लग पा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद C ऑप्शन देखिए, C ऑप्शन से मेरे ख्याल से बच्चों आपकी शायद बात बन जाएगी। C ऑप्शन से शायद आपकी बात बन जानी चाहिए। आइए दिखाते हैं, देखिए C ऑप्शन में उसने आपको क्या बोला है कि DE इज इक्वल्स टू EF हो जाए। बच्चों चेक करो, ये जो DE का लेंथ है यहां से यहां तक, DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EF हो जाए, करेक्ट। बात बन गई आपकी। कैसे भाई, DE इज इक्वल्स टू EF हो गया, ठीक, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन है ना, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन है। सो यहां से AE का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, CE के। चेक कर लो, AE इज इक्वल्स टू क्या आ गया, CE आ गया, और DE इज इक्वल्स टू क्या दिया है, FE दिया है। और ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल एंगल AED इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल CEF, ये इसके इक्वल है। सो क्या लग गया, साइड एंगल साइड, यहां से देखिए साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि अगर किसी तरीके से DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, EF, तो दोनों ट्रायंगल हमारे कौन से, ADE इज कॉन्ग्रुएंट व्हाट, CFE, करेक्ट। सो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT लग जाएगी। बाय CPCT हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई AD का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, CF के इक्वल है, करेक्ट। और CPCT से ये वाला एंगल हम इसके इक्वल कर देंगे। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से
CF पैरेलल टू AB हो जाएगा, यानी कि CF पैरेलल टू AD हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि इस CF को AD के इक्वल करना और CF को AD के पैरेलल करना इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, और दोनों ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब DE का लेंथ किसके इक्वल होगा, EF के। सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी के ऊपर आ जाइए, देखते हैं ऑप्शन डी कैसे रॉन्ग है। ऑप्शन डी में बोल रहा है एंगल ADE, देखते हैं। देखते हैं, ओके। सो एंगल ADE बच्चों, ये वाला एंगल इस बार हमें इक्वल दे रहा है किसके, एंगल ECF के, ECF के। सो ECF के, ठीक। ये तो देखो जरा, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तब भी आपकी बात नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी, ध्यान से चेक करो। देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, आप करोगे ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दोगे, सही है भाई, वर्टिकली ऑपोजिट से, और E को मिड पॉइंट बोल दोगे AC का, यानी कि AE इज इक्वल टू क्या कर दोगे, CE। तो ऊपर देखो, ऊपर क्या बन रहा है, एंगल साइड, देखो एंगल साइड, ऊपर क्या बन रहा है, एंगल साइड बन रहा है, लेकिन नीचे नहीं बन पा रहा है। नीचे क्या बन रहा है, एंगल साइड एंगल, नीचे क्या बन रहा है, एंगल साइड एंगल। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल साइड मिल रहा हो और नीचे एंगल साइड एंगल मिल रहा हो, तब भी दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे, करेक्ट। सो ऑप्शन डी भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये 8.1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हमें दी रहती हैं, तो उसका जो वीडियो है, मतलब 8.2 के पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम है उसका जो वीडियो है एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।